स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गए थे? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर में हमारा जो आर्टिकल नंबर 74 था उसमें ये जोड़ा गया कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि शब्दों से तो लग रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो पूरी तरह से बाध्य हैं, यानी कि बाउंड हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को एक सीमित अधिकार दिया गया। इसके तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार दोबारा से पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन मंत्री परिषद उसी सलाह को दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति को उसे मानने के लिए पूर्ण रूप से बाध्य होना पड़ेगा। तो ये जो मानने वाला जो नेचर था ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? ये 42वें संविधान संशोधन से हुआ था, ठीक है। लेकिन इसको फाइनल क्लियरिटी कब मिली थी? ये 44वें संविधान संशोधन से मिली थी, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में जंग प्रतिरोधक गुण मुख्यतः किस तत्व के कारण उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसके अंदर में कभी भी जंग नहीं लगती क्योंकि उसके अंदर में क्रोमियम की मात्रा होती है, ठीक है। जब हम लोग स्टील के अंदर में लगभग 10.5% जो क्रोमियम है वो ऐड कर देते हैं तो ये क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्टील की सरफेस के ऊपर में एक इनविजिबल और पतली जो है लेयर बना देता है, Cr2O3 यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये लेयर क्या करती है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि जो मेटल की जो सरफेस होती है ना उसको ऑक्सीडेशन या फिर जो कोरोजन होता है उससे बचाती है। मान लीजिए मेटल की सरफेस में कोई स्क्रैच वगैरह भी आ गई ना तो ये जो लेयर है ये खुद ही दोबारा से जनरेट हो जाती है। इसके अलावा जो निकल होता है ये हमारा क्या करता है? ये स्ट्रेंथ और टफनेस को बढ़ाता है। और जो हमारा मैग्नीज है ये हमारी हार्डनेस और स्ट्रेंथ के लिए होता है। और जो हमारा कोबाल्ट है ये जो है स्पेशल प्रकार के जो अलॉयज होते हैं ना उनमें यूज़ होता है। यदि केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति घटती है। जो सेंट्रल बैंक यानी कि जो हमारा आरबीआई है अगर ये सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उनको ओपन मार्केट के अंदर में बेचता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि जो बैंक है यानी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए ये सब जितनी बैंक है हमारे एसबीआई वगैरह, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? इन सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे या फिर जो लोग होते हैं वो भी इन सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे। तो ये हमारा आरबीआई है, ठीक है। अब इसके पास में क्या है? मान लो कोई सिक्योरिटीज़ हैं, अब ये क्या कर रहा है? ये इनको बेच रहा है, ये किसी कमर्शियल बैंक को या फिर कोई जो हमारे कस्टमर हैं उनको बेच रहा है, ठीक है। तो आरबीआई ने इसको ये प्रतिभूति भेजी और ये क्या करेगा? यहाँ से पैसा आरबीआई के पास में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हो क्या रहा है? बैंक और लोग जो है सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, बल्कि बदले में क्या हो रहा है? पैसा आरबीआई को दे रहे हैं। इससे बाजार से जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। यानी कि लोगों या फिर बैंकों के पास में नकदी कम हो रही है, ठीक है। इससे मार्केट के अंदर में जो मनी की सप्लाई है वो घट रही है, ठीक है। सीधी सी बात है, लोगों के पास में पैसा ही नहीं रहेगा तो सप्लाई जो है कम हो जाएगी और इससे होगा क्या? जो हमारा इन्फ्लेशन है वो हमारा कम हो जाएगा। जब हमारा सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है तो मुद्रा की जो आपूर्ति है वो घट जाती है, यानी कि मार्केट में से पैसा जो है वो कम हो जाता है क्योंकि पैसा कहाँ चला जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा ना, तो सीधी सी बात है मार्केट में पैसा रहेगा ही नहीं। और अगर मान लीजिए आरबीआई उल्टा करे, यानी कि आरबीआई क्या करे? आरबीआई सिक्योरिटीज़ को वापस खरीद ले, ठीक है। आरबीआई पहले क्या कर रहा था? सिक्योरिटीज़ को बेच रहा था, है ना, किसी भी जो हमारे कस्टमर वगैरह लोग जो हैं। अब ये क्या कर रहा है? लोग इसको सिक्योरिटीज़ बेच रहे हैं, अब ये आरबीआई लोगों को पैसा वापस दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा? मुद्रा की जो आपूर्ति है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। नहीं तो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि मुद्रा की आपूर्ति कब घटती है और कब बढ़ती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग और राज्य का सही युग्म नहीं है? तो जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो होता है ये उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी स्पेसिफिक रीजन की खास पहचान होते हैं। तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। हमारा जो कांगड़ा चाय है ये हिमाचल प्रदेश, ये हमारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि कांगड़ा जो है ये हिमाचल के अंदर में आता है और ये हमारा जो कांगड़ा की चाय है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसे हमारी बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो बनारस की जो साड़ियाँ हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर में ही बनती हैं, ठीक। फिर हमारा ऑप्शन सी है अरुणमुला दर्पण केरल, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर हमारा ऑप्शन डी है फैनी गुजरात, ये हमारा गलत है क्योंकि जो फैनी है ये हमारा गोवा में बनता है, ठीक है, ना कि गुजरात से, ठीक है। तो हमसे गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का वास्तविक पता पहचानने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आईपी एड्रेस।
तो आईपी एड्रेस जिसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ये एक तरीके का हर वेबसाइट का एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गूगल है, ठीक है, तो इसका जो अगर कोई आईपी एड्रेस हमारा होगा 142.50.250.14, तो इसे आसानी से याद रखने के लिए हमारा डोमेन नेम क्या होता है, google.com, ठीक है। और इसका आईपी एड्रेस क्या हुआ, ये जो मैं यहाँ लिखा है। तो कंप्यूटर क्या है, एक्चुअली कम्युनिकेशन जो करता है ना वो आईपी एड्रेस से करता है। तो ये जो डोमेन नेम है इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम डीएनएस करता है, ठीक है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। कॉमनवेल्थ नामक पत्र का संबंध किससे था, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। तो एनिस बेसेंट ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाने और होम रूल आंदोलन के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्ष 1914 के अंदर इस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने न्यू इंडिया नाम का जो दैनिक समाचार पत्र है इसका भी संपादन किया था। इसके अलावा हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने केसरी और जो मराठा था, ठीक है, ये छापे थे। हमारे जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इससे जुड़े थे। और जो हमारे सुरेंद्र बनर्जी हैं, ये हमारे बंगाली न्यूज़पेपर से जुड़े थे। एडीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज़ इंसिपिडस। एडीएच जिसे हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस नाम का रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, बेसिकली जो मरीज है ना उसके शरीर में पानी का जो अवशोषण है, ठीक है, वो ठीक से नहीं हो पाता, यानी कि हमारी जो किडनी है वो पानी को रोक नहीं पाती और शरीर जो है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन निकलता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे हमारा जो पानी है उसकी कमी हो जाएगी और डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा मधुमेह मेलिटस है, इसके अंदर में हमारी किसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा गंडमाला यानी कि गोइट्रे है, इसमें हमारी जो आयोडीन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो हमारा मैक्सीडेमा है, इसके अंदर में क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी की वजह से होता है ये। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लोकोमोटिव। तो ये हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर में भारतीय रेलवे की मेन जो प्रोडक्शन की यूनिट है, जो मेनली हाई कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण करती है। वैसे पहले यहाँ पर हमारे जो स्टीम और डीजल इंजन भी बनते थे, लेकिन अब जो पूरा फोकस है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पर है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या मानी जाती है, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकारों का प्रस्ताव। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसके अंदर में पहली बार कांग्रेस ने जो मौलिक अधिकार और साथ के साथ जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम थे ना उनसे जुड़ा प्रस्ताव पारित किया था। इसके अलावा जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है इस साल 1929 के जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था ना उसमें पास हुआ था। और जो हमारा असहयोग आंदोलन है ये वर्ष 1920 में हुआ था। और जो स्वदेशी आंदोलन है ये 1905 से जुड़ा है, ठीक है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 356। तो जब भी किसी राज्य के अंदर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कि संवैधानिक तंत्र जो है वो काम नहीं करता, यानी कि हमारी सरकार गिर जाए या फिर जो कानून की व्यवस्था है वो बिगड़ जाए या फिर जो राज्य सरकार है उसके संविधान के अनुसार ना चले, तो क्या होता है, केंद्र सरकार जो होती है वो राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकती है। बाकी आर्टिकल 352 हमारा ये हमारा जो है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल में लगता है। और जो हमारा आर्टिकल 360 है ये हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल में लगता है। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन। तो सुंदरबन का जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत के वेस्ट बंगाल यानी कि जो हमारा पश्चिम बंगाल है ये उसके अंदर में स्थित है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो मेघना की नदियाँ हैं इसके डेल्टा के ऊपर में स्थित है। तो ये अपने विशाल मैंग्रोव ट्रीज यानी कि जो सुंदरी के पेड़ है ना उनके लिए फेमस है। और साथ के साथ जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो भी यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा हमारा जो नीलगिरी है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। और जो मानस है ये हमारा असम के अंदर है। और नोकरेक जो है ये हमारा मेघालय में है। कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल राजस्थान में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहले घना पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1985 के अंदर में यूनेस्को ने
विश्व धरोहर घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 72। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था ये 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 के बीच में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1896 में। तो वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी और इस गीत को स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के प्रथम चरण 1973 में शामिल था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये शुरुआती टाइगर रिजर्व में शामिल था और ये जो कहाँ पर है, ये हमारे उत्तराखंड के अंदर है। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था। और सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा के अंदर है और इसे वर्ष 1979 से लेके 80 के बीच में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। और इसके अलावा जो काजीरंगा है ये हमारा असम के अंदर है और इसे वर्ष 2006 के अंदर में जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। इसे अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो नामदफा है, ये हमारी जो नामदफा सेंचुरी है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और ये जो है 1983 के अंदर में जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 7 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।